आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे मिडिल ईस्ट के बारे में। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से क्राइसिस बढ़ रहा है, गाजा के युद्ध को तो 1 साल हो चुका है। गाजा का युद्ध सब शुरू हुआ था तो हमने कुछ वीडियोस किए थे इसके ऊपर, लेकिन 1 साल जो हुआ है उसका हिसाब लेना बहुत जरूरी है। गाजा पर जिस तरह से बमबारी की गई है उसको एकदम अ, नए पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। फिलिस्तीन देश, गाजा का इलाका, ये वह इलाका है जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में एकमात्र डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जहां प्रशासन था। वहां चुनाव हुए थे। पूरे मध्य पूर्व में कहीं चुनाव ही नहीं होते। जो पश्चिम के देश ये कहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी पसंद है और हम डेमोक्रेसी के रखवाले हैं, वे सारे के सारे पश्चिम देश जो डेमोक्रेसी के मुखिया थे, वे एक सिरे से आज हमारे बीच में पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं कि जो पश्चिम के देश हैं, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, जापान हो, ये तमाम जो देश हैं, फ्रांस हो, ये तमाम देश जो डेमोक्रेसी का डंका बजा रहे थे, ये देश एक सिरे से एकदम मादरजात नंगे होके ये फासिज्म के पक्ष में और इजरायली विस्तारवाद, जिसे यहूदी विस्तारवाद कहते हैं, उसके पक्ष में खड़े हैं। बुर्जुआ डेमोक्रेसी नेकेडली किस तरह से फासिज्म में कन्वर्ट हो सकती है और फासिस्ट ताकतों का समर्थन कर सकती है, इसका ये क्लासिक एग्जाम्पल है। तो हमारे यहां जो लोग ये कहते हैं ना कि फ्रांस में सर्वोच्च लोकतंत्र है, अमेरिका में सर्वोच्च लोकतंत्र है, ब्रिटेन में सर्वोच्च लोकतंत्र है, उनके लिए ये संदेश है कि गाजा में इलेक्टेड गवर्नमेंट फिलिस्तीन के देश में एकदम स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हुए, सारी दुनिया के पर्यवेक्षक वहां मौजूद थे। वहां इलेक्टेड गवर्नमेंट और उस इलेक्टेड गवर्नमेंट और वहां की जनता डेमोक्रेटिक जनता, सेक्युलर जनता, लोकतांत्रिक सेक्युलर जनता के ऊपर एक वर्ष से अहरनिश 7 अक्टूबर 2023 से अहरनिश बमबारी हुई है। ऐसा मासेकर, ऐसा जनसंहार हाल के वर्षों में नहीं देखा गया। लेंसेट और दूसरी एजेंसियों का यह कहना है कि तकरीबन 2 लाख से अधिक लोग वहां मारे गए। जो फिलिस्तीनी प्रशासन और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि तकरीबन 45,000 से अधिक लोग मारे गए और बड़े पैमाने पर लोग खदेड़ के बाहर कर दिए गए, शरणार्थी बना दिए गए। गाजा की आबादी तकरीबन 23 लाख के आसपास, 23 और 25 लाख के बीच में पूरी की पूरी आबादी बेदखल कर दी गई। और कैसे बेदखल की गई? ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो कितने शर्मनाक तरीके से भूमिका अदा कर रहे हैं, इसका ये क्लासिक नमूना है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री किसी भी किस्म के लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक नागरिक, लोकतांत्रिक जनता किसी का भी सम्मान नहीं करती है। और अंतर्राष्ट्रीय जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं देश और युद्ध के संचालन के, उनमें से किसी भी रूल्स और रेगुलेशंस को ये लोग नहीं मानते, यहां तक कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ को, यूएनओ को भी नहीं मानते। सो गाजा के जो मासेकर है, जनसंहार है, जो कि पूरे पूरे 1 साल जारी रहा, अभी भी चल रहा है, वो लेबनान की खबर की वजह से उसकी खबरें आनी कम हो गई हैं। तो तकरीबन जिस इलाके की 25 लाख के करीब आबादी
उस इलाके की जनता को 13 अक्टूबर को, यानी 7 अक्टूबर से हमले शुरू हुए, 13 अक्टूबर को 24 घंटे का समय दिया इजराइल के प्रधानमंत्री ने, जो मेरी नजर में फासिस्ट प्रधानमंत्री है। उसने एक दिन का समय दिया, 24 घंटे का समय दिया 25 लाख की आबादी को पूरा का पूरा गाजा खाली कर देने के लिए। और नहीं करने पर जो उसने किया वो अब सबके सामने। हमास के कितने लोग मारेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन ये सारी दुनिया जानती है, ये ऑन द रिकॉर्ड है कि 25 के 25 लाख लोगों के घर तबाह कर दिए गए। और जो 45,000 लोगों के मरने की जानकारी फिलिस्तीनी स्वास्थ्य विभाग ने दी, उसमें तकरीबन 33% बच्चे ये टेररिस्ट हैं। औरतें बड़ी संख्या में ये टेररिस्ट हैं। तो जो लोग ये कहते हैं पश्चिम के देश लोकतंत्र का एक तरह से आदर्श है, हम आपको एक साफ कहना चाहते हैं कि पश्चिम के देश लोकतंत्र के हत्यारे हैं, वो आदर्श नहीं है। फिलिस्तीनी जनता लोकतांत्रिक जनता, फिलिस्तीन में लोकतांत्रिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, गाजा में इलेक्टेड लोकतांत्रिक गवर्नमेंट, उस पर बमबारी की गई है। इजराइल का हमला खाली फिलिस्तीनी जनता पर हमला नहीं है, उसने पूरे के पूरे पश्चिम के लोकतांत्रिक तंत्र को, पश्चिम के मीडिया को एकदम नंगा कर दिया कि पश्चिम का मीडिया किस तरह से बर्बरता के, यहूदी विस्तारवाद के और फासिज्म के पक्ष में खड़ा हो सकता है। तो अगर मुझसे पूछे कि पिछले 1 वर्ष का गाजा का क्या निष्कर्ष है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, एक ही निष्कर्ष है, नरसंहार, नरसंहार और नरसंहार का पश्चिम के लोकतांत्रिक देशों द्वारा खुला अंध समर्थन। इजरायली बर्बरता का आप नमूना देखिए कि इजराइल ने पूरे के पूरे गाजा में जो बमबारी की है, उसने उसके कवरेज में किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी को शामिल नहीं होने दिया, किसी भी इंटरनेशनल मीडिया को वहां जाने नहीं दिया। तकरीबन 172 पत्रकार विद फैमिली मार दिए गए। ये साधारण चीज नहीं है। तो पश्चिम का लोकतंत्र वो मीडिया का भी हत्यारा है और वो फिलिस्तीनी जनता का भी हत्यारा है। ये जो जलेबी बनाने की आदत है ना, कि खाली सूचनाएं देंगे, उसकी आइडियोलॉजी पर बात नहीं करेंगे, उसके पीछे छिपे हुए विचार पर बात नहीं करेंगे, इससे चीजें समझ में नहीं आती। हमारे देश के जो बहुत ही सुनामधन्य लोग जो गाजा और लेबनान पर कवरेज कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, न्यूज की एक आइडियोलॉजी होती है, उसकी आइडियोलॉजी को खोला जाना चाहिए। कवरेज की भी एक आइडियोलॉजी होती है, उसे खोला जाना चाहिए। लेबनान पर जो हमले हो रहे हैं और गाजा पर जो हमले 1 साल तक हुए, ये दोनों ही चीजें यहूदी विस्तारवादी राजनीति का अंग है। और ये इस बात का एक तरह से प्रदर्शन है कि पश्चिम की डेमोक्रेसी यहूदी विस्तारवाद के पक्ष में है और पश्चिम की डेमोक्रेसी जनतांत्रिक जनता पर हमले के पक्ष में है। पश्चिम का जो सो कॉल्ड बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश, वो आज नेकेडली बर्बरता के साथ खड़ा हुआ है। एक अन्य चीज जो जरूरी चीज है इस पूरे कवरेज में, वो ये कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि गाजा की तो पूरी की पूरी आबादी को, तकरीबन 23 लाख से अधिक लोगों को एकदम शरणार्थी बना दिया गया। और आज गाजा का पूरा इलाका अब एक तरह से पूरी तरह से इजराइल के कब्जे में है।
और इन इलाकों में अब पहले भी ये किया उन्होंने, वेस्ट बैंक में और दूसरे इलाकों में जहां उन्होंने पहले कब्जे किए थे 67 के बाद, वहां पर उन्होंने लाके यहूदी क्रिमिनल गिरोहों को ले जाके बसाया, अवैध बस्तियां बसाई उनकी। ऐसी तकरीबन 160 से अधिक अवैध बस्तियां जिनमें हजारों इजरायली फैनेटिक लोग लाके बसाए गए। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इजराइल ने कैसा भयानक समाज पैदा किया अपने यहां। हमारे यहां जो लोग हैं जो कि इजराइल के दोस्त हैं, हम प्याला हम निवाला हैं, वे इजराइल के ही पैटर्न पर उन्होंने जगह जगह सेनाओं के गठन किए हैं यहां, कहीं राम के नाम पर, कहीं बंदर के नाम पर, कहीं नमो के नाम पर, तमाम किस्म की सेनाएं हिंदुस्तान में तैयार की गई हैं। और उसका आदर्श है इजराइल, क्योंकि उसने विभिन्न इलाकों में इजराइल के अंदर हजारों छोटे 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 क्रिमिनल गिरोह अर्ध सैनिक बल की तरह, सैनिक बल की तरह तैयार किए। और वे लोग उनमें से ही सेलेक्ट कर करके लोगों को वे अब फिलिस्तीनी इलाकों पर जबरन कब्जा करके वहां पर बस्तियां वे बसाते रहे हैं, और अब वे गाजा का नंबर लगाने वाले हैं। सब लोग जानते हैं कि वेस्ट बैंक, यरूशलेम, पूर्वी यरूशलेम और गाजा में के इलाके में 1967 के बाद से ये अवैध बस्तियां बसाने का काम इजराइल करता रहा है। और इसमें बड़े पैमाने पर जो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इजराइल के जो यहूदी फैनेटिक गिरोह हैं, जिनको के अमेरिका का खुला समर्थन है, अमेरिका किसी भी मुंह से ये नहीं कह सकता, किसी भी तर्क से इसको डिफेंड नहीं कर सकता कि वो इस तरह के क्रिमिनल गिरोहों को मदद क्यों कर रहा है, वो इस तरह की क्रिमिनल सरकार को मदद क्यों कर रहा है, इसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। एक और चीज है वो ये कि ये जो फिलिस्तीनी इलाके हैं, इन फिलिस्तीनी इलाकों का 2007 से एक तरह से नाकेबंदी की हुई है। कोई भी फिलिस्तीनी इलाके में बिना इजराइल की परमिशन के घुस नहीं सकता, वहां आना जाना संभव नहीं है। और ये जो पूरी की नाकेबंदी की हुई है, इस नाकेबंदी का एकमात्र लक्ष्य है कि किसी भी तरह से फिलिस्तीनी अपने देश को छोड़ के चले जाए। एक अन्य चीज है जो इस पूरे एक साल के कवरेज से निकल के आई, वो ये कि पश्चिमी देशों ने आंख बंद करके इजराइल के प्रत्येक स्टेप का, क्रिमिनल स्टेप का, टेररिस्ट स्टेप का समर्थन किया है, और उसे हर तरह की राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक मदद प्रदान की है। और यह काम आत्मरक्षा, इजराइल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर रहा है। एक्चुअल में आत्मरक्षा का इजराइल की आत्मरक्षा से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इजराइल के ऊपर किसी ने हमला नहीं बोला, किसी ने प्राण घातक हमला नहीं किया, इजराइल की सुरक्षा को किसी ने ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि इजराइल फिलिस्तीनियों की जो संप्रभु राष्ट्र है उसकी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। इजराइल कितना बड़ा अपराधी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि इजराइल के प्रधानमंत्री और कई अन्य नेताओं के गिरफ्तारी वारंट युद्धापराध के कारण जारी किए हुए हैं, और जिसके युद्धापराध के लिए वारंट जारी किए हुए हैं, उस प्रधानमंत्री को अमेरिका की संसद अपने यहां बोलने देती है, गिरफ्तार करने नहीं देती। तो ये अंतरराष्ट्रीय अदालत को भी नहीं मानते ये लोग, जो ह्यूमन राइट्स के, इंटरनेशनल कन्वेंशन के जो राइट्स हैं, डिक्लेरेशन हैं, जो नियम है, उन्हें भी नहीं मानते। ये युद्ध के कन्वेंशन है, डिक्लेरेशन है, उनको भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि गाजा के पूरे इलाके में, गाजा के पूरे इलाके में हालत यह है कि पूरा का पूरा इलाका
वहां सारे अस्पताल नष्ट कर दिए गए, वहां सारे स्कूल नष्ट कर दिए गए, सारे कॉलेज नष्ट कर दिए गए। गाजा के इलाके में 12 यूनिवर्सिटी थी, 12 की 12 यूनिवर्सिटी जमींदोज कर दी गई। यहां तक कि शरणार्थी शिविरों पर भी बम फेंके गए और शरणार्थी शिविर भी नष्ट कर दिए गए। गाजा में सिर्फ बम और बम, गाजा में और कोई चीज नहीं। गाजा में सिर्फ हत्या, हत्या और हत्या, और कोई चीज नहीं। इतनी भयानक बर्बरता पूरे एक साल हुई है जो कि अकल्पनीय है, और वो मीडिया के कवरेज में एक तरफा ढंग से वो आती रही। इसकी चर्चा मैं अभी थोड़ी देर बात करूंगा आपसे। और ये बहाना क्या था गाजा पर हमले का? हमास को मिटाना। हमास मिटा नहीं, हमास के लोग निकल लिए अपने पतली गली से, जनता मरी, फिलिस्तीन की जनता मरी। सब लोग जानते हैं, मैं यहां सिर्फ संकेत के तौर पर कह रहा हूं, यह ऑन द रिकॉर्ड है। हमास को विकसित करने में, फाइनेंस करने में, पैरों पर खड़ा करने में और फतेह के ग्रुप को आइसोलेट करने में, यासिर अराफात के ग्रुप को आइसोलेट करने में हमास की इजराइल ने जम के मदद की है। और अब हमास को नष्ट करने के लिए यह बहाना लिया गया और हमास के नाम पर फिलिस्तीन की जनता पर हमले बोले गए। नुकसान किसका हुआ इससे? हमास का नुकसान उतना नहीं हुआ जितना कि फिलिस्तीन की जनता का हुआ। बस सारी बिल्डिंगें, सारी इमारतें मिट्टी में मिला दी। अब आप सोचिए 25 लाख लोग जिस इलाके में रहते हो, उस पूरा का पूरा इलाका स्मशान में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये इजराइल की आत्मरक्षा के नाम पर, हमास को मिटाने के नाम पर। एक अन्य चीज वो ये कि फिलिस्तीनियों के कष्टों की जो कहानियां आती रही, वे कहानियां आते आते लोगों को लगा अब यार इस खबर में क्या रखा है, वो रोज बम पड़ते हैं, रोज वो मरते हैं, रोज बम पड़ते हैं, रोज में, तो ये अब एक रूटीन की चीज हो गई है, इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यानी मीडिया ने हमारे जेहन में मासेकर को, नरसंहार को, जनसंहार को एक नॉर्मल स्टोरी बना के उतार दिया, जबकि नरसंहार की स्टोरी एक नॉर्मल स्टोरी नहीं है। वो भयानक, बर्बर और बेचैन कर देने वाली स्टोरी है। अब मैं दो एक बातें जो कि फिलिस्तीन के कवरेज को लेकर मैं कहना चाहता हूं, वो ये कि मैंने एक जमाने में जब 2007 में जब बहुत बड़ी लड़ाई चढ़ी थी, मैंने तब भी फिलिस्तीन के युद्ध पर लिखा था और जम के लिखा था। मेरी एक पुस्तक है जो कि एडवर्ड सईद पर मैंने तैयार की थी, जो कि प्रिंटेड छपी भी हुई है। उसमें मैंने उस कवरेज का बाकायदा विस्तार से वर्णन किया और विश्लेषण किया है। मैं उसकी अभी मदद नहीं ले रहा हूं। मैं अभी फिलहाल जो कवरेज है उसके बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। वो ये कि पहली चीज ये कि ये जो पश्चिम का जो मीडिया है, इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, ग्रेग शोपक। ग्रेग शोपक की पुस्तक है द रॉन्ग स्टोरी, पैलेस्टाइन, इजराइल एंड द मीडिया। बहुत ही शानदार पुस्तक है। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। वो बातें जो अभी जो कवरेज घट रहा है उस पर भी लागू होती है, लेबनान का कवरेज जो चल रहा है उस पर भी लागू होती है। उन्होंने लिखा है कि फिलिस्तीन के कवरेज को मीडिया दोनों पक्ष की बातें कही जाएं इस नजरिए से पेश करता रहा है, जो कि सही नहीं है। हकीकत यह है कि ये दोनों पक्ष की नहीं बल्कि सिर्फ एक ही पक्ष की बातें मीडिया कहता रहा है, नाम दोनों पक्षों का ले रहा है। और इसमें जो सबसे खतरनाक चीज उन्होंने की है वो ये कि फिलिस्तीनियों को उन्होंने आतंकी बना दिया है, उग्रवादी बना दिया है, और इजराइल को मॉडर के रूप में पेश किया है। और ये जो मीडिया के कवरेज में जो फिलिस्तीनी आतंकी होते हैं, तो फिलिस्तीनी आतंकी होते हैं तो उनका सफाया करने के लिए इजराइल जो मुहिम चलाए हुए, ये तो अच्छी बात है। तो पहले आपके जेल में यह उतारा गया
और यह बिठा दिया गया कि फिलिस्तीनी आतंकी होते हैं, उग्रवादी होते हैं, जिससे कि इजराइल के हमले को जस्टिफाई किया जा सके। और आपके जेल में यह भी उतार दिया गया कि इजराइल तो फिलिस्तीनी आतंकियों से लड़ रहा है, फिलिस्तीनी जनता से नहीं लड़ रहा है। ये भी एक छोटी मोटी खबरें आती हैं कि वो वहां इजराइल में थोड़े बहुत लोग हैं जो उग्रपंथी विचार के हैं, बाकी ज्यादातर जनता इजराइल की बड़ी सभ्य सुसंस्कृत और नागरिक चेतना युक्त है और सिविल सोसाइटी है वहां। और ये जो फिलिस्तीन है और इनकी जो जनता है, ये तो सारी की सारी जनता उग्रवादी और आतंकी जनता है, जबकि वास्तविकता यह है कि फिलिस्तीन की जनता सेकुलर जनता है। वहां कभी किसी भी किस्म की फेनेटिक पॉलिटिक्स नहीं हुई है फिलिस्तीन की राजनीति में। और फिलिस्तीन की राजनीति में जो फेनेटिक पॉलिटिक्स आई, उसका एकमात्र कारण था हमास, और हमास को प्रमोट किया इजराइल ने। तो पहला जो मैसेज आपके बीच में गया है वो ये कि फिलिस्तीनी आतंकवादी होते हैं, उग्रवादी होते हैं। तो आप बेवजह इजराइल और अमेरिका जो एक नेक काम कर रहे हैं आतंकवादियों की सफाई का, इसका विरोध मत कीजिए। क्यों? इसका जो लोग विरोध कर रहे हैं वो प्रतिगामी है और खतरनाक है। ये जो पुण्य का काम इजराइल और अमेरिका कर रहा है मासेकर का, इसका जो विरोध कर रहे हैं वे खतरनाक लोग हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक लोग हैं फिलिस्तीनी लोग। दुर्भाग्य की बात यह है कि फिलिस्तीनियों को आतंकवादी और उग्रवादी कहने का चलन यहां के जो भगवा अखबार हैं उनमें भी आ रहा है। यहां का जो मीडिया उसमें भी ये छाप दिखाई दे रही है। ये भी एक मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है बार बार की रिपोर्टिंग से कि इजराइल और अमेरिका की जो मोर्चेबंदी है फिलिस्तीनियों के खिलाफ में, अब लेबनान के खिलाफ में, ये इस मोर्चेबंदी का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ये तो एक पुण्य का काम है। वहां लेबनान में वो अब हिजबुल्लाह को सफाया करना चाहते हैं, गाजा में वो हमास का सफाया करना चाहते हैं। अब लेबनान की जनता, सारी की सारी जनता जो है वो अब आतंकवादी। कौन मारे जा रहे हैं? लेबनान की जनता में निरीह लोग मारे जा रहे हैं। गाजा में कौन लोग मारे गए? निरीह लोग मारे गए। तो फिलिस्तीन और लेबनान की जनता को आतंकी जनता बताओ और लोगों के मन में यह बैठाओ कि अमेरिका और इजराइल आतंकवाद के सफाई के लिए काम कर रहे हो, यह बड़ा पुण्य का काम है। तो इजराइल और अमेरिका जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उसका समर्थन करो। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इजराइल का समाज तो एकदम नागरिक समाज, अरे कैसा नागरिक समाज है ये भाई? निर्दोष जनता पर लगातार सरकार बमबारी कर रही है। हॉस्पिटल, स्कूल, बच्चे, औरतें, सबको एक तरह से मासे कर करके फेंक दिया गया है। नागरिक समाज में कोई गर्मी नहीं, कोई गुस्सा नहीं अपनी सरकार के प्रति। और ये सबके पास में मैसेज जा रहा है बार बार के इजराइल जो कर रहा है वो आत्मरक्षा के लिए कर रहा है। और इस पूरे कवरेज का एक बेसिक ट्रस्ट यह है कि फिलिस्तीनी तो अवैध है गाजा में, उन्हें यहां से जाना चाहिए। ये जो इलाका है गाजा का, वेस्ट बैंक का, यरूशलेम का, ये सारे इलाके, रामल्ला का, ये सारे इलाके इजराइल के इलाके। और इस युद्ध का एक ही समाधान है, फिलिस्तीनी जनता, फिलिस्तीनी नेता, चाहे वो किसी भी रंगत के हो, वे सब इजराइल के सामने समर्पण करें और इजराइल के वर्चस्व को माने। और जो टैक्स जो मीडिया में रिपोर्टिंग के जरिए आ रहा है वो कुछ इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि आप फिलिस्तीन का समर्थन नहीं कर सकते, आपको मुंह बंद कर रखा है। हमारे यहां लोग बोल नहीं रहे, हमारे यहां चुप रहते हैं। इस टैक्स को खोला जाना चाहिए,
इस टेक्स्ट की बाकायदा आइडियोलॉजिकल मीमांसा की जानी चाहिए। इजरायली विस्तारवाद है जो कि अमेरिका के समर्थन से, पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों के समर्थन से गाजा और लेबनान में जनसंहार में कन्वर्ट हो चुका है। गाजा का नरसंहार कंप्लीट करके वो अब लेबनान की तरफ जा चुके हैं। आखिरी बात इस पूरे प्रसंग में, लेबनान बहुत कमजोर देश है, गाजा उससे भी ज्यादा कमजोर था, फिलिस्तीन बड़े कमजोर है। इजराइल में अगर दम है तो वो पलट के ईरान को जवाब देके दिखाए, ईरान से युद्ध करके दिखाए, अमेरिका ईरान से युद्ध करके दिखाए। 40 साल से अमेरिका ईरान के खिलाफ नाकेबंदी और पाबंदियां लगाने के बावजूद ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ईरान ने एक खुशहाल देश की तरह, एक ताकतवर देश की तरह अपना विकास किया और आत्मनिर्भर देश की तरह विकास किया, और उसने सिद्ध किया है कि अमेरिका की नाकेबंदी का कोई असर नहीं होता अगर आप सही राजनीतिक ट्रैक पर हों। मैं ईरान में जो राजनीति और धर्म के बीच का जो रिश्ता है, मैं उसकी अभी चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उससे सहमत नहीं हूं। लेकिन जो असल चीज है जो कि उन्होंने की, वो कौन सी चीज की? उन्होंने एक आत्मनिर्भर ईरान तैयार करके दिखाया, एक ऐसा ईरान तैयार करके दिखाया जिसके खिलाफ अमेरिका ने पिछले 40 साल से आर्थिक पाबंदियां लगाई हुई। हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह की जो हत्या के बाद में, जो प्रतिवाद में जो ईरान ने हमला किया इसराइल पर, जिसमें 180 से अधिक मिसाइलें दागी गई, बैलिस्टिक मिसाइलें, हम देखना चाहते थे कि इसराइल पलट के हमला करता है। लेबनान पर हमला कर रहे हैं आप, जहां पर के लोगों के पास में एक लाठी नहीं है मारने के लिए, लोगों के पास में कोई हथियार नहीं है वहां, जो एकदम निरस्त्र जनता है, उस निरस्त्र जनता पर हमले करके वे अपनी दादागिरी और अपनी धौस और अपने युद्ध कौशल को वो एक तरह से बताना चाहते हैं कि हमारे पास श्रेष्ठ युद्ध कौशल है। अरे श्रेष्ठ युद्ध कौशल है तो सेनाएं भेजो जमीन पर, ईरान से लड़ो, सेनाएं भेजो जमीन पर और दूसरे देशों से लड़के दिखाओ जो ताकतवर देश है। गरीब देशों पर हमले करके, ये अमेरिकी इंपीरियलिज्म की हमेशा से कोशिश रही है कि उसने गरीब देशों पर हमले करके अपनी ताकत का एक तरह से प्रदर्शन किया है, और ये अमेरिकी इंपीरियलिज्म जो मिडिल ईस्ट में गरीब देशों पर हमले करके अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। ताकतवर देश से वो टकराते नहीं है। तो पहला संदेश गाजा के 1 साल होने के बाद वो ये कि पश्चिम का लोकतंत्र फासिज्म का समर्थक है, इजरायली विस्तारवाद का, यहूदी विस्तारवाद का समर्थक है। पश्चिम का लोकतंत्र लोकतंत्र की हत्या का समर्थक है। गाजा में रहने वाले 25 लाख लोगों को बेघर बनाया गया। वे कोई आतंकवादी नहीं थे, वे सेकुलर और डेमोक्रेटिक जनता थी। सेकुलर और डेमोक्रेटिक जनता पर एकदम बर्बर हमले किए गए और पश्चिम के लोकतंत्र ने उसको समर्थन किया। तो जो लोकतंत्र का पाठ पढ़ते हैं उनके लिए बड़ा संदेश है कि पश्चिम के लोकतंत्र में जो ये दोष निकल के आए हैं, इन दोषों को देखने की कोशिश करें। और अंत में बहुत दुख के साथ मैं भारत सरकार से अपील कर रहा हूं, मोदी सरकार से अपील कर रहा हूं कि मोदी सरकार अपनी तटस्थता की नीति को त्यागे और प्राइवेट कंपनियों के द्वारा जो हथियारों की सप्लाई इजराइल के लिए हो रही है उसे बंद करे। अन्यथा ये जो मासेकर है, इस मासेकर में भारत भागीदार पाया जाएगा। भारत सरकार झूठ बोलना बंद करे। निरीह जनता पर बर्बर हमले हो रहे हैं और उस देश को हम हथियार सप्लाई दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए।
हमने हमेशा संपूर्ण जनता की रक्षा की है, वो चाहे किसी भी देश की जनता हो। फिलिस्तीन तो हमारा दोस्त है, लेबनान हमारा दोस्त है, और हम इजराइल की मदद कर रहे हैं, इजराइल को हथियार सप्लाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी तुरंत अपना रवैया बदलें, अन्यथा उनके लिए मुश्किलें आएंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत में। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, फिलिस्तीनी मरे नहीं है और फिलिस्तीनी मरेंगे भी नहीं। फिलिस्तीनी पका के पटक के मारेंगे अमेरिका और इजराइल को, यह तय है। अमेरिकी इंपीरियलिज्म शाश्वत इंपीरियलिज्म नहीं है, उसे भी नष्ट होना है, पतन तय है उसका। जनता की ताकत, जनता की संघर्षशील चेतना, इस पर हमें विश्वास करना चाहिए। और फिलिस्तीनी जनता तो एकदम सेक्युलर डेमोक्रेटिक जनता है। उसके साथ में जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय का खुलकर भारत सरकार को दो टूक शब्दों में प्रतिवाद करना चाहिए और इजराइल के साथ अपने संबंध तोड़ने चाहिए। साधारण हानि नहीं हुई है वहां, असाधारण हानि हुई है, और यह भी अगर आपको दिखाई नहीं देती तो तय है भारत मास्यकर का समर्थक पाया जाएगा, क्योंकि आपने हथियार सप्लाई दी। हम तो उम्मीद कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि भारत शांति के मार्ग का अनुसरण करे और शांति के मार्ग की अपील ही करे और इजराइल से अपना संबंध तोड़े और हथियारों की सप्लाई बंद करे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।